अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक मरतबा फिर रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर की जो मुहिम है, इलेक्शन मुहिम, उससे ख़िताब कर रहे थे वहाँ जलसे से, और ख़िताब करते हुए फिर से एक मरतबा फिर उन्होंने नून लीग की क़यादत पर शदीद तनक़ीद की है। उन्होंने कहा आर पार करने वाले पाँव पकड़ने तक की सियासत करने आ गए हैं। ये भी कहा कि जब बजट के लिए, बजट को नामंजूर कराने के लिए अपोजिशन के दोस्तों को असेंबली में इधर और उधर, दाएं और बाएं सर घुमाकर देखा तो वो गायब थे। वो उस वक्त कहाँ थे? एक मरतबा फिर मोदी के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि शादियों पर नहीं बुलाते हम, और साथ ही इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत को भी शदीद आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, पहले आइए वो आपको सुनवा देती हूँ। उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। वो तो यही बुजदार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। सियासत से लेके हम अब पाँव पकड़ने की सियासत तक पहुंच चुके हैं। वो ये एक इंतहाई सीरियस किस्म का एलिगेशन लगा रहे थे, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि आज यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सियासत में अब वज़ीर आज़म बनने के लिए या सियासत को संभालने की या अगली बारी लेने के लिए जो है वो आर या पार के मौक़िफ़ से अब बात यहाँ तक आ गई है कि पाँव पकड़े जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म बना दिया जाए अगला, या नया इलेक्शंस में जो है वो साथ दे दिया जाए और विन विन पोजीशन पर हो जाया जाए। तो ये एक सीरियस कंसर्न का एलिगेशन है। आज एक मरतबा फिर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं नून लीग की क़यादत पर। हम ये देखते हैं कि माजी में भी इलेक्शन मुहिम के दौरान इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन अपोजिशन का आपस में ना इत्तेफाकी, अपोजिशन की एक मरतबा एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह की बयानबाजी, जिसको कुछ महीने पहले अगर मैं कहूँ तो ये कहा गया था कि जी आपस में अपोजिशन एक दूसरे को नहीं छेड़ेगी या तंग करेगी या फिर इस तरह की बयानबाजियों से बाज रहेगी और हुकूमत हदफ होगा। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है इस इलेक्शन मुहिम से कि हुकूमत खाली हदफ नहीं है, बल्कि अपोजिशन बराए अपोजिशन का भी टाकरा है। दूसरी तरफ जरदारी साहब आज जब पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, तो न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त के वक्त आज उन्होंने भी गुफ्तगू फरमाई है कुछ सहाफ़ियों से वहाँ बाहर, और काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि जरदारी साहब मुकालमा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और वो बातें जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से और आला क़यादत से हम कुछ दिनों से पूछ रहे हैं कि जो अमेरिका जाने वाला मामला है, जो सारे अमेरिका जा रहे हैं और जो आगे की सियासत में जो हिस्सेदारी है, उसके जो जवाबात थे वो एक इंतहाई मुहज़्ज़ब और बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में आज फिर से जरदारी साहब के मुंह से उसके जवाबात जो हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सुनने को मिले। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी आपको सुनवाती हूँ। पीटीआई तो इक़्तिदार में नहीं है, आपको नजर आती है इक़्तिदार में। जरदारी साहब, आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, मियाँ साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा, हम किसी को मशवरा नहीं देंगे, आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना है थोड़ा चलते जाए। डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। अच्छा, मियाँ साहब का डोमिसाइल बेहतर, छोड़ो। मियाँ साहब का डोमिसाइल बेहतर है। आज भी गिला करते हुए नजर आए, गिला करते हुए उन क़ुव्वतों से नजर आए जिनसे बार बार जरदारी साहब के बारे में जिनके बारे में पूछा भी गया, आज मुकालमा भी किया कि सेलेक्टर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके थ्रू क्यों देना चाहूँगा, अगर मुझे देना होगा तो मैं ख़ुद दे सकता हूँ। जिस पर सहाफ़ी ने फिर ये अर्ज़ की कि इसका मतलब आपके राबते हैं डायरेक्टली। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर इस मुल्क का हिस्सा हूँ, और मुस्कुरा कर उन्होंने ये जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि आज फिर एक मरतबा गिला करते हुए नजर आए माजी की उन तमाम तलखियों का, उन तमाम मजालिम का जो कि पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि हमने खून की नदियां बहाई हैं इस जमहूरियत को बचाने के लिए। वेल जी,
ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो एलिगेशन लगाए सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं, दूसरी तरफ ज़रदारी साहब के इस तरह से बात करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक मोड़ पर आया है। तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब आज आबिद शेर अली साहब की वाइफ के ताज़ियत के लिए पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक मरतबा फिर मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। कड़ी तनकीद करते हुए लोड शेडिंग के हवाले से और महंगाई के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया है इस मौजूदा हुकूमत को कि आम आदमी की ज़िंदगी पर इंतहाई इसके असरात पड़े हैं महंगाई के। और इस बजट के बाद लोड शेडिंग का मामला हो, ख़ाह वो आम अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हों, उस बारे में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही जी हुकूमती बेंचेस की तरफ कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो शाहज़ैन बुगटी को मावन खुसूसी बनाया गया है, और इस पर तो मैं आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बात करूंगी कि अब मावन खुसूसियों की कितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त हो गई है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी थे जो कि इस मामले पे भी तनकीद करते थे माजी की हुकूमतों पे कि इतने थोक के हिसाब से मावन खुसूसियों को आप रखते हैं। तो मौजूदा हुकूमत में अब एक और नई एंट्री मावन खुसूसी की, और ये शाहज़ैन बुगटी को लगाया गया है। बलूचिस्तान के हवाले से उनको मावन खुसूसी लगाया गया है, लेकिन इट विल बी इक्वल टू दी फेडरल मिनिस्टर। उनका जो ओहदा होगा वो फेडरल वफाकी वजीर के बराबर होगा, इख्तियारात भी वही होंगे। बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों को जहां मनाने की बात हो रही है, 2 दिन से ये बात ज़बान ज़दे आम है वज़ीर आज़म के साथ साथ काबीना के अंदर भी, वहीं पे इसी मामले को ठीक करने के लिए और इस मामले में आगे बढ़ने के लिए शाहज़ैन बुगटी साहब को मावन खुसूसी लगाया गया है। तो दूसरी तरफ जहां जैसे ही मावन खुसूसी की खबर आती है, वहीं हम ये देखते हैं कि एक रिएक्शन सामने आता है गवर्नर बलूचिस्तान की तरफ से, और गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई इस्तीफ़ा अपना सदर को पहुंचा देते हैं। इस सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे आज, लेकिन एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने गुफ्तगू की और आपको शॉर्ट भी सुनवाया आज के दिन के हवाले से जो ख़बरें हम जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चले जाती हूँ जी, और उनको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। दैन विल स्टार्ट अबाउट और टुडेज़ प्रोग्राम। मुझे ज्वाइन करें जी, स्टूडियोज़ में शामिल होंगे सेनेटर करीम ख्वाजा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करिए नुसरत वाहिद साहिबा हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही में ज्वाइन कर रहे हैं जी टेलीफोन लाइन पर ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद अली गौहर बलोच साहब हैं MNA मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ ही आती हूँ। अली गौहर बलोच साहब ये बताइएगा, आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुनवाया शॉर्ट प्रोग्राम के आगाज़ में, और यकीनी तौर पे बिलावल साहब जो जैसे कि रावलाकोट में इंतखाबी मुहिम से जहाँ पे कर रहे थे खिताब, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के एतबार से वहाँ पर उन्होंने एक मरतबा फिर नून लीग पे कड़ी तनकीद की है, और जो उन्होंने कहा वो मैंने सुनवा दिया। अभी बताइएगा कि वाकई ऐसा है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आर पार की सियासत से पाँव पकड़ने की सियासत तक आप लोग चले गए हैं। एक सीरियस लेवल का एलिगेशन लगाया आज उन्होंने, वज़ीर आज़म बनने के लिए आप लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने बिलावल साहब के बारे में बात की। एक चीज मैं आपको 2 चीजें जरूर अर्ज करूंगा इस हवाले से। एक तो ये है कि हम दोनों एक अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और आपको पता है कि उधर इस वक्त नून लीग भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में है, पीपल्स पार्टी भी है। नेचुरल बात है कि जब पॉइंट स्कोरिंग की बात होती है तो फिर बिलावल साहब जो है वो तनकीद तो करेंगे और अपनी पार्टी का कद बढ़ाने के लिए बातें करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की हम दोनों अपोजिशन की पार्टीज हैं, तो इस तरह की गुफ्तगू से अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू करनी हो तो हम भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाली बात नहीं है कि गैर संजीदा गुफ्तगू करनी। हाँ,
कोई ना ही नून लीग पीपल्स पार्टी में जम हो चुकी है और ना ही पीपल्स पार्टी नून लीग में जम हो चुकी है। यही वजह है कि जब बिलावल साहब ने देखा कि आजाद कश्मीर में नून लीग की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है वो अगर उन्होंने सीटें जीतनी है तो उसी पार्टी पर तनकीद करेंगे ना, कि जिस पार्टी के साथ उनका मुकाबला। अगर उनका मुकाबला पीटीआई से होता तो पीटीआई पे तनकीद करते। पीटीआई तो उधर भी बहुत वीक है, लेकिन छू मंतर के जरिए पीटीआई की भी हुकूमत बन सकती है वहां पर, जिस तरह से उनकी पहले मरकज में पंजाब में और KPK में बनी। बहरहाल वो बिलावल साहब की बातों को तो मैं समझता हूँ कि ये गैर संजीदा गुफ्तगू है और इनरेलीवेंट गुफ्तगू है। जहाँ तक उन्होंने पाऊ पढ़ने वाली बात थी, चेयरमैन है वो अली गौहर बलोच साहब, वो अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्या ये गैर संजीदा गुफ्तगू होगी उनकी? जी बिल्कुल वो गैर संजीदा इस हवाले ये से कोई है ना कि रहनुमा जो नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी का, पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं। देखें वो पार्टी के चेयरमैन हो का हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन तो नहीं है ना। हमारे और पार्टी के उन्होंने लीडर आज तो एक और बात भी कही, कायद उन्होंने कहा आप लोगों ने पीडीएम में रहते हुए उनको शो कॉज भेजा था। उन्होंने कहा बजट के सेशन में जब दाएं बाएं देखा तो दोस्त गायब थे, इस पर तो हम जो है वो शो कॉज भेजेंगे इनको। देखिए बात ये है कि जो बजट के सेशन में लोग नहीं थे उनमें से 90% 95% तो वो चंद एक लोग थे जिनकी के बिल्कुल जायज वजूहात थी जिस वजह से नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब के कजन फौत हो गए थे और आपको पता है कि उनके कितने, एक रिश्ता नहीं उनके 3-3 रिश्ते थे उनके साथ जो शख्सियत फौत हुई थी। उसके अलावा हमारी पार्टी के कुछ लोग, एक दो तो सख्त बीमार थे। एक आपको पता है कि हमारे नून लीग के, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि रुकन सियालकोट से, वो उस दिन उनका एक तो बाई इलेक्शन चल रहा है, दूसरे उनके भाई MPA थे सगे जो फौत हो गए, तो वो उस 2 मराहल में इस तरह के थे। बाकी उसके अलावा हमारे तमाम लोग हाजिर थे। अगर हम बहुत कोशिश करते तो 2-4 लोग 3 लोग ऐसे हो सकते थे कि और वो हाजिर हो जाते, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। और जो ये बजट इजलास होता है उसकी पूरी कार्रवाई 1 महीने से चल रही थी। कोई सिर्फ ये नहीं होता कि एक दिन गैर हाजिर होने से जितने कट मोशन, जितनी उस पर स्पीचेज हुई, जितनी उस पर पार्टिसिपेट किया ऑपोजिशन ने और बिलखसूस नून लीग ने, यही वजह है कि पीटीआई को कुछ चीजें जो उन्होंने बजट में पेश की थी उससे फिर उनको मतलब है कि बैकअप करना पड़ा। और आपके सामने ही है कि फिर वो जब बजट आया तो उसमें उन्होंने कुछ जैसे दूध के ऊपर ड्यूटीज थी। क्या आपकी मतलब जो हमने इलेक्शन मुहिम शुरू हो रही है AJK की कल से, उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो कि शेड्यूल ऐलान हो गया है सारे आगे के जलसों का, उसके अंदर अपोजिशन के पार्टी को भी निशाना बनाएंगे तनकीद का, जिस तरह से बिलावल साहब बना रहे हैं, या सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाएगी? देखिए मैं तो समझता हूँ कि ऑपोजिशन पार्टी को जो है सिर्फ जस्ट एक लोगों को राजी करने और दिखाने के लिए जो बयानात है ना, वो अपना बिलावल साहब को जो है वो कतई तौर पर शोभा नहीं देते। जो उन्होंने पाँव पकड़ने वाली बात की, वो पाँव उन्होंने ओपनली कहा, सियाको ज़बान से बात हट के की कि वो तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि चले जिन इश्यूज पर मैं समझता हूँ कि मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए तो मैं अपने बड़े भाई के पाँव भी पकड़ लूंगा। तो वो तो हमेशा जो इनकसारी वाली बात करते हैं अपने भाई के लिए, और वो उसमें तो मेरे ख्याल में उनकी इज्जत और कद बड़ा है, कोई काम नहीं हुआ शहबाज साहब का। हाँ, जिन लोगों के कद पाँव पकड़ने का इशारा बिलावल साहब ने किया तो उनके पाँव जो पकड़ रहे हैं वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। वो हमने तो बिल्कुल उनके पाँव पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इलेक्शन कोई भी ना चुराए, एस्टेब्लिशमेंट जो है इन आ जाए, यही हमारे मुल्क में के लिए बेहतर है, हमारे मुल्क के सियासी हालात के लिए, हमारे मुल्क के माशी हालात के लिए। और अगर हमने RTS मशीनें लगानी है, कभी हमने वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के जरिए प्लानिंग करनी है इलेक्शन चुराने की, तो फिर इन इलेक्शन का क्या फायदा? बिलावल साहब ने कितनी भरपूर मुहिम चलाई गिलगित में, लेकिन वहां से भी कुछ हासिल ना हुआ, उधर से भी वोट चुरा लिए गए। आपके सामने ही है ना हालात। मतलब है कि उधर भी वो नहीं समझते कि उधर है, इसी तरह से कश्मीर में भी इनकी प्लानिंग है। ठीक है मैं आप साथ ही, ठीक है अली गौहर बलोच साहब साथ ही रहे। मैं जरा सेनेटर करीम ख्वाजा साहब की तरफ भी जाऊं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, ये जो बात हो रही है खास तौर पे आज जिस तरह से बिलावल साहब ने बड़ी ही सख्त तनकीद का निशाना बनाया नून लीग का, तो वो तो अभी भी उस हवाले से जवाब देने से कासिर हैं कि जी नहीं, इस तरह हम तो नहीं
तनकीद बराए तनकीद की सियासत करने पे ऑपोजिशन की पार्टी के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक दफ़ा हम कह चुके हैं, तो फिर वाई बिलावल साहब अपनी तकरीरों में नून लीग को इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं, क्या वजह है? और क्या इसी वजह से कि इलेक्शन में जीत हासिल हो जाए और इलेक्शन के लिए जो है ये सिर्फ बातें की जा रही हैं जैसा कि नज़र आ रहा है? देखें, जो वहाँ बजट पास हुआ उसमें हमारे वोट थे अपोजिशन के, बमे मुस्लिम लीग के 138 और गवर्नमेंट के थे 172। तो उसमें अगर मुस्लिम लीग के जो है राउंड अबाउट 30 लोग नहीं थे, अगर ये सब आ जाते तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 का डिफरेंस रह जाता। माना 170 होते गवर्नमेंट अपोजिशन के और 172 होते इनके, तो ये बड़ा नेक टू नेक होता और ये एक अच्छा साइन जाता। अच्छा, दूसरी बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बुनियादी तौर पर कोई मुज़ाहमती सियासत नहीं उनमें काडर है लड़ने के लिए, नहीं उनमें कोई दमखम है तारीखी तौर पर देखा जाए। बयानबाजी को आप छोड़ें, मतलब है कि जेलों में इनके जो वर्कर्स, इनके जो काडर जो लड़ता है, बाकी जो है ऊपर के लेवल के लोग जो हैं उनमें भी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ मियाँ साहब की, मगर मियाँ साहब में भी दमखम इतना तो नहीं है। पहले भी वो अपने दोस्तों को छोड़कर चले गए थे अटक के किले में, और इस बार भी वो बाहर गए हैं और बाहर से वो बातें कर रहे हैं। तो अगर जंग करनी है उन क़ुव्वतों से तो वो सरज़मीन पर होती है। तो ये पार्टी वैसे भी मुज़ाहमती पार्टी नहीं है, ये इन्होंने हमेशा मौका परस्ती की है और इस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने फ़ायदे लिए हैं और उन्होंने इनको पाला है, बड़ा किया है। सो मैं फ्यूचर में भी इनकी कोई मुज़ाहमती सियासत नहीं देता हूँ। हाँ, बैकडोर यहाँ को बाहर का कोई मुल्क आकर इनको कुछ जिताए। अब बिलावल साहब ने वहाँ तनकीद की है, नेचुरली कश्मीर की वजह से पीपल्स पार्टी बनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर का बात करके जो है पीपल्स पार्टी बनाई, पंजाब में बनी, कश्मीर के वजह से पाकिस्तान में उसको वोट मिला। तो हमारा तो वैसे भी रिकॉर्ड है इस हवाले से तारीखी तौर पर। जहाँ तक इनका ताल्लुक है, भले ये करें, हम ये एक राइट विंग पार्टी है, सेंटर टू द राइट विंग, हम लेफ़्ट विंग पार्टी है, फ़र्क है। हम गरीबों की बात करते हैं, ये व्यापारियों की पार्टी है। ये मुज़ाहमती सियासत नहीं करती, हमने मुज़ाहमती सियासत किया है। हमने नुकसानात हुए, ये कहते हैं हमें बड़े नुकसान हुए। भाई कौन से नुकसानात हुए? कहते हैं हम जेल में गए, बस हमारे लोग तो फांसियों पर चढ़ गए, मारे खाई हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं हज़ारों की तादाद में, 40-50 सालों में एग्ज़ाइल में गए। इनकी क्या सियासत? इन्होंने हमेशा मौका परस्ती की है। तो क्या ये हम कहेंगे कि ये रेवोल्यूशनरी पार्टी हो गई, ये ची गोरिया की पार्टी हो गई, ये क्या ये फेडरल कास्ट्रो की पार्टी हो गई? ये एक मौका परस्त पार्टी है। दोबारा इसको मौका मिलेगा, जिनको मिलेगा दोबारा आ जाएंगे मौका परस्ती करके, कहेंगे हम इनकलाबी बन गए। ठीक है, मैं नुसरत ज़ाहिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। नुसरत ज़ाहिद साहब, आज जिस तरह से बिलावल साहब ने आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम में एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नून लीग को कहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी बड़े आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कश्मीर के बाद जियाले बनी गाला का रुख करके कठपुतली को भगाएंगे और वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए की भी जो है वो बात की है। साथ ही इस तरह की जो बातें हो रही है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तो कह कर आए थे कि जी वो एम्बेसडर बनेंगे, कश्मीर का पूरा इशू टेकअप करेंगे पूरी दुनिया में, लेकिन उन्होंने तो कश्मीर का ही सौदा कर दिया। आज एक मरतबा फिर इस तरह की बातें हमें जलसे में नज़र आई हैं। सो PTI के एतबार से जो वो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत ख़ास तौर पे AJK में अपनी इस दफ़ा जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी? देखें, बिलावल साहब के ऊपर मैं क्या तबसरा करूं कि वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त शायद वो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं और चेयरमैन तो हैं, ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत छोटे चेयरमैन हैं। एज की बात नहीं करी, अदरवाइज़ मैं कह रही हूँ।
तो वो इंसान जब एक ऐसे शख्स को कठपुतली कह रहा है जो कि एक्चुअली पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए दुनिया में जाके लड़ रहा है, कश्मीर का नाम उन्होंने यूएन में लिया, अल्लाह का नाम उन्होंने यूएन में लिया, जो आज तक इससे पहले कभी कोई ले नहीं सका, कश्मीर के लिए फ़ाइट किया, फ़लस्तीन के लिए फ़ाइट किया, जिसकी वजह से लोग उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि लोग इज़्ज़त कर रहे हैं और पाकिस्तान पहली दफ़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। आप देखें जो कर्ज़ लिया गया था वो काफ़ी हद तक उतार चुके हैं, हमारे पास सरप्लस भी पैसे मौजूद हैं जो कि बिल्कुल पहले नहीं होते थे। बेइंतहा कर्ज़ की जद में थे हम लोग, जिसको लेके इमरान खान साहब की उसमें सरबराही में हम लोग चले हैं। इन 3 सालों में हालात क्या थे और अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारी इंडस्ट्री देख लें, हमारी बाकी चीज़ें देख लें। कठपुतली किसको कह रहे हैं ये, जो आज उसकी अमेरिकन सदर को कहता है कि जी एब्सोल्युटली नो, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे तुम्हें, हम अपने लोग नहीं इस्तेमाल होने देंगे तुम्हें। तो इसके बाद कठपुतली कहाँ से आ जाती है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लफ्ज़ किसने सिखाया है बिलावल को कि कठपुतली ऐसे आदमी को कहा जाता है जो कि एक्चुअली हर मुसीबत के आगे, हर मुश्किल के आगे लेके खड़ा हुआ है और वो स्टैंड आउट कर रहा है, पूरी दुनिया में स्टैंड आउट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है या कहीं और हो रहा है। इस तरह ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही है। कठपुतली होते तो कब के वो नवाज शरीफ की तरह ढह के बैठे हुए होते, पता ही नहीं चलता कि जी वो इस मुल्क में कोई हुकूमत है भी या नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की बातें उन्हें करनी चाहिए या जेब देती हैं उन्हें। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी के लीडर को कि आप अपने सिटिंग वज़ीर आज़म को कठपुतली कह रहे हो या इस तरह की चीज़ कह रहे हो। इनके ख्याल में मोदी से सौदा कर लिया है वज़ीर आज़म ने। इनको खुद इस बात की समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली जिस बंदे ने इस पाकिस्तान को बेचा है वो नवाज शरीफ था। अच्छा। जिसने अपने बिजनेस के लिए उसको मोदी को राम करने के लिए उसने, आप देखें किस तरह साड़ियाँ भेजते थे, अपने घर शादी में बुलाते थे, अपनी तमाम उसमें उसको ऊपर उनके बेटे का बिजनेस है वहाँ पे, किस तरह वहाँ के लोग बगैर वीज़ा के यहाँ आ जाते हैं और मरी तक घूमने चले जाते हैं। वो लोग काम कर रहे थे जिसकी वजह से मोदी रुका हुआ था कि वो उनको फेवर दे रहे थे। जिस वक्त ये गए हुकूमत से तो उसको पता था कि इमरान खान तो मेरे कभी भी काबू में नहीं आएगा, चलो कश्मीर का किस्सा ही ख़त्म करो। उसने फ़ौरन वहाँ पे एक दिफा चेंज की और किस तरह कश्मीरियों पर जुल्म और सितम जो कि अभी तक जारी है, हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि नेट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, कोई और रिसोर्सेज नहीं है। कश्मीर का सौदा नहीं किया, सिर्फ हम न्यूक्लियर वॉर से बचना चाहते हैं, इसलिए इस किस्म की किसी लड़ाई में या किसी चीज़ में आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन ये चीज़ें बहुत बैकडोर में बहुत तेज़ी से इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है और आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में 5th ईयर में जब हम पहुंचेंगे तो कश्मीर का मसला भी हल हो चुका होगा। ठीक है, मैं अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊँगी। अली गौहर बलोच साहब, हुकूमती नुमाइंदे भी जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसी पे कि जी जो मोदी साहब को बुलाया गया और जो कश्मीर का सौदा हुआ, दैट्स द पॉइंट जिसके ऊपर वो बात करें। लेकिन साथ ही एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब शहबाज शरीफ साहब ने आज इस बारे में तो बात की है कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और इस हुकूमत पे कड़ी तनकीद की है इस एतबार से। लेकिन अब सवाल अब ये कि कल से जो कि आपकी फिर मैं वो पूछूंगी, इलेक्शन कैंपेन जो स्टार्ट हो रही है, मरीम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो करने जा रहे हैं, उसके ऊपर मेरा सवाल ये कि अब उसका की पॉलिसी क्या होगी। क्या नवाज शरीफ साहब भी, चूँकि पीडीएम का अभी जो जलसा हुआ, पहले तो ये होता था कि मरीम नवाज साहबा भी बड़ी भरपूर अंदाज में उससे खिताब करती थी और एक उनकी लेंथ लाइन थी जो कि समझ आ रही थी कि पॉलिसी क्या है। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी उसके बिल्कुल अगेंस्ट नज़र आई, मुफाहमत की पॉलिसी नज़र आई, धीमी पॉलिसी नज़र आई। और अब नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम के जलसे से इस दफ़ा खिताब भी नहीं किया जिस तरह से उनके पहले खिताब होते थे और सारी चीज़ें। तो क्या अब इन जलसों में और इन एक्टिविटीज़ में, इन कैंपेन्स में, क्या नवाज शरीफ साहब भी जो है वो वीडियो लिंक के थ्रू खिताब करेंगे या फिर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा को ही हम देखेंगे? जी देखिए, सूरत ये है कि जहाँ तक बात है कि अभी बात हो रही थी कि मौजूदा हुकूमत के रोल की, तो कश्मीर का रोल तो किसी से ढका छुपा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले मतलब है कि कुलभूषण को एनआरओ दिया। आपके सामने है कि एक इन्होंने
ऑर्डिनेंस जारी आप किया लोग था, लेके जो गए कि- थे यूएन में उसको। देखिए, अब आपने बात की है, मैं दरमियान में नहीं बोल रहा, तो अगर आपने बोलना है तो फिर आप बोलने, मैं खामोश बैठता हूँ, आपकी बातें सुनते रहते हैं। नहीं, अगर लेकिन आपने आप इस तरह गलत का बयानी करेंगे तो मैं बीच नहीं, में गलत टोकूंगी। बयानी तो आपने तो एक चीज कोई सही बात की नहीं, तो हमने बैठ के सुनी। आपकी आदत है पुरानी, आप दरमियान में, क्योंकि आप झूठ बोलती है बैठकर प्रोग्राम में और फिर दूसरे की बात सुनती नहीं, ये आपकी पुरानी आदत है। जी, जी, बेहतर ये है कि अगर मैंने बोलना है तो आप खामोशी के साथ करें। गुजारिश ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है, इन्होंने ऑर्डिनेंस पूरी कौम से भी छुपाया और तकरीबन 24 से 40 दिन इन्होंने कौमी असम्बली से भी छुपाया। जो ऑर्डिनेंस की डेट थी, जो इन्होंने कलभूषण को एनआरओ देने के लिए दिया था, उसकी डेट के बाद में इन्होंने तस्लीम किया। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि हमने को ऑर्डिनेंस, ये मौजूदा हुकूमत अगर इलेक्टेड हुकूमत है तो ये फिर ऑर्डिनेंस क्यों लाती है? अब ये मामला असम्बली के फ्लोर पे क्यों नहीं लाती? क्योंकि सिलेक्टेड गवर्नमेंट इसलिए हम कहते हैं कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार है। ये लोग वोट चुरा के आएंगे, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये धांधली के जरिए आए हैं। इन्होंने पंजाब का मैंडेट छीना, इन्होंने केपीके का मैंडेट छीना, और ये एक्सपोज हो गए इस जिमनी इलेक्शन में भी आकर के जब इन्होंने कराची की वाडा साहब की सीट आप देख ले, वो ये कहते थे कि हम जीते हुए शहबाज शरीफ साहब थे। आप इलेक्शन हुए तो 6ठे नंबर पर आए, कराची की आवाम ने इन्हें किक आउट किया। फिर आप ये वो खटक साहब वाली केपीके वाली सीट देख ले, हमारे उम्मीदवार नून लीग के उम्मीदवार केपीके से अख्तियार वली साहब जीते। वो मतलब है, आप देख ले कि इनको इनके घर के अंदर घुस के पंजाब में आप दस्का में इन्होंने वोट चोरी किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और बुजदार के हाथ में वोट चोर का सर्टिफिकेट पकड़ाया। अपने फैसलों में जो जजमेंट आई वो आपके सामने है। ये तो है इनका सियासी रोल और सियासी काज जो आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि इंडिया को और मोदी को ये हिम्मत हुई कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर की हैसियत खत्म करके उसको इंडिया का वो डिक्लेयर कर दिया। और भाई साहब अभी भी अपनी तकरीरों तकरीर में ये भाषण देते हैं न्याय साहब के, भाई अगर हमारा कश्मीर का मसला हल हो गया तो फिर हमें एटम बम की भी जरूरत नहीं है। मकसद है कि आप ये बातें आगे भी बढ़ा रहे हैं कि अपना एटमी जो खुदा न खास्ता प्रोग्राम है वो उसको भी रोल बैक करने के अंदिया दे रहे हैं। तो मतलब है कि इनको जो है वो ऐसे बयानात पे इनको नजरसानी करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि ये एक मुल्क, इस मुल्क की सलामती पर तो कम से कम कर्जा ना लगाएं, और हमारे मुख्तर हल्कों को भी देखना चाहिए कि ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। जहां तक मरियम साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की बात है, देखिए हमारी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ है। मरियम साहिबा हो या शहबाज शरीफ साहब हो, वो वही रोल अदा करते हैं जो उनको मियां नवाज शरीफ साहब जहां कहते हैं। जिस वक्त मरियम साहिबा लीड कर रही थी, आपने देखा कि उस वक्त हमजा शहबाज साहब भी जेल में थे और शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदर हैं, वो भी जेल में थे। कल की जो उनकी मीडिया टॉक है, अगर उनके फिक्रा गौर से सुने तो उन्होंने ये फिक्रा बोला है कि मुझे जिधर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मुझे पार्टी में जहां पर जो रोल देंगे मैं वो रोल निभाऊंगी और उसका करूंगी। मतलब जाहिर है पार्टी सदर भी है शहबाज शरीफ साहब। अब वो कल से कश्मीर में जा रही है मरियम साहिबा, वो कश्मीर की कैंपेन में भी हिस्सा लेंगी। वो मतलब है कि उनको जो भी इन जलसों से क्या मियां नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे? अब जी, जहां पार्टी मुनासिब समझती है वो मियां साहब को मशवरा देती है कि इस जगह पर मियां साहब खिताब करें। मेरा ख्याल है कि आजाद कश्मीर के जलसों में मियां नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं सेनेटर डॉक्टर करीम खालिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। करीम खालिद साहब, आज ज़रदारी साहब ने एक तो बिलावल साहब के हवाले से, जो कि बहुत सारी हुकूमती अरकान कयास आराइयाँ कर रहे थे कि सीवी लेके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ज़रदारी साहब से सवाल किया तो उन्होंने फाइनली जवाब दिया कि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। तो दूसरी तरफ हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जिस तरह की बात हुकूमती अरकान कर रहे थे कि जी अड्डे ना देने के हवाले से जो स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर था वज़ीर आज़म का कि जी उन्होंने कैटेगोरिकली नो किया है, आज बिलावल साहब ने इसके ऊपर भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो रोशनी डाली और इस सारे मामले में भी कहा कि जी वो वज़ीर आज़म ने नहीं, वो तो पार्लियामेंट ने किया है, हमने किया, और कैटेगोरिकली कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अमेरिका के एतबार से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आज उन्होंने दिए हैं। तो फिर क्यों जाया जा रहा है? ये जो कॉन्फ्रेंस है कौन सी कॉन्फ्रेंस है और इसमें इतने सारे लोग जो जा रहे हैं अमेरिका, तो कोई ख़ास वजह है जिसकी वजह से इस टाइम पे ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली टाइमिंग्स पे जाया जा रहा है अमेरिका?
देखिए, अमेरिका जाना या अमेरिका से कॉन्फ्रेंस में जाना कोई गलत बात तो नहीं है, सबको जाना चाहिए। जहाँ तक अगर इमरान खान इतने एंटी अमेरिकन हैं तो परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में जो मुआहदे किए थे ना अमेरिका से कि भाई हम जो है जो हमारे जो एयर और दूसरी जो पासिंग्स हैं, 2 मुआहदे किए थे, वो ख़त्म करें, कलअदब करें कि भाई मैं ये दोनों कलअदब करता हूँ अगर उसमें दम है इमरान खान में। ऐसी बातें करते हैं। देखिए, तारीखी तौर पर मैं कुछ आपके सामने चीज़ रिकॉर्ड रखूँ, ठीक है, और ये तल्ख बात मैं रख रहा हूँ आपके सामने, जो कोई किताबें और आपको नज़र आ जाएंगी मुख्तलिफ आर्काइव्स में। वो ये कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो अमेरिका नहीं चाह रहा था कि वो चाह रहा था कि यूनाइटेड इंडिया रहे, और क्योंकि यूनाइटेड इंडिया रहेगा तो आइजनहावर और ट्रूमन दोनों ये चाह रहे थे, और उसमें जो है आगे चल के जब चाइना से जंग होगी या चाइना से हमारे जो हो गए तसाद हो गए तो यूनाइटेड इंडिया बेहतर रहेगा। तो उस वक्त कायद-ए-आज़म ने इस्फहानी साहब को, पाकिस्तान बना नहीं था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये आर्केज़ आप ब्रिटिश आर्केज़ में देख सकते हैं। अशफाक अहमद ने किताब लिखी है, जिना इट्स सक्सेस इट्स फेलियर एंड इज़ अ पार्ट इन हिस्ट्री, 800 पेज पे यहाँ आपको लिबर्टी में मिल जाएगी ये किताब। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई हमारी आप फेवर करें और जब पाकिस्तान बनेगा तो हम आपको मिडिल ईस्ट और हर जगह सपोर्ट करेंगे। वो बाकायदा इस्फहानी मैसेज लेकर गया था। उसके बाद जब फैसला हुआ कि भाई यूनाइटेड इंडिया हो या नहीं हो, तो 47 के मार्च में ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी ने कहा कि भाई यूनाइटेड इंडिया चाहिए, और फिर अप्रैल में कहा कि भाई ठीक है आप डिवाइड करें, क्योंकि हमारी बातचीत हो गई है, आगे चलकर जो है ये बफर स्टेट होगा और हमें अड्डे और ये हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद ये सारा जो चीज़ हुई ये तारीख में लिखा पड़ा है। तो अब अगर अमेरिका या बरतानिया से अगर हमारे ताल्लुकात तो 47 से चल रहे हैं अभी तक, सीटों में हम गए, सेंटों में हम गए, रशिया से हम लड़े, अफगान वॉर हम लड़ी, परवेज़ मुशर्रफ गए, पैसे बनाए, ये सब इन्होंने तगड़े हो गए, पैसे अरबपति खरबपति हो गए वो आपको पता है कौन हुए। तो ये तो तारीख है भाई। अगर अमेरिका या बरतानिया में अगर पाकिस्तान के लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो किसी को कोई क्या इमरान खान क्या इनकी सपोर्ट से नहीं आया है क्या? इमरान खान को क्या सपोर्ट नहीं है क्या अमेरिकन की या दूसरी की? अगर उसमें इतना वो कहते हैं ना कि भुट्टो साहब तो राजा बाजार में आकर बोला कि भाई साम्राज्य आ गया, आखिर में भुट्टो को फांसी आई, शहीद किया गया। इसमें इतना दमखम है क्या है कि भाई जो मायदे किए थे परवेज़ मुशर्रफ में कलअदम करता हूँ, अगर दम है तो करें ना जाकर। ठीक है, मैं नुसरत वाहिद साहबा की तरफ चली जाऊँ, टाइम मेरे पास कम है, बस 30 सेकंड्स है मुझे वाइंड अप करना है। नुसरत वाहिद साहबा ये बताएं, आज एक तरफ तो आप मावन ख़ुसूसी बनाते हैं शाहज़ैन बुगटी साहब को बलूचिस्तान के लिए मामलात को हल करने के लिए, जो नाराज़ लोग हैं उनको करने के लिए, वहीं जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है सामने से एक रिप्लिकेशन सामने आ रहा होता है और वो ये कि जी गवर्नर बलूचिस्तान रिज़ाइन दे देते हैं और प्रेसिडेंट साहब को भेज देते हैं। आखिरकार हो क्या रहा है? देखिए, ये आज मैं भी ख़बरों में ही देख रही थी कि काफ़ी दिन पहले मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा था कि आप इस्तीफ़ा देते हैं गवर्नर साहब को। अच्छा। और जहाँ तक शाहज़ैन बुगटी की बात है, ये अभी रिसेंट स्पीच जो की है प्राइम मिनिस्टर ने गवादर में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो नाराज़ लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट करूँगा और उनसे कोशिश करूँगा कि मैं उनको अपने साथ मिला लूँ। तो शाहज़ैन बुगटी एक्चुअली उसकी एक कड़ी है कि जब वो वज़ीर आज़म के साथ रहेंगे दिन रात और काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके आइडियाज़ चेंज होने शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बलूचिस्तान की अगर कुछ महरूमियाँ हैं जो ज़ाहिर पास की हुकूमतों ने उनको दी हैं तो वो चीज़ें दोबारा ना हो, तो इसलिए उनको दोबारा किया है कि हाँ ये आ जाएं तो अच्छा है उनके साथ, ताकि लोगों को कम से कम ये एहसास हो बलूचिस्तान के कि हमारा नुमाइंदा वज़ीर आज़म के साथ है। ठीक है, आप समझते हैं यानी कि शाहज़ैन बुगटी की सूरत में वो हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका, नुसरत वाहिद साहबा आपका, डॉक्टर सेंटर करीम ख्वाजा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, ये हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपने सारे मामले पर सुन लिया है। मज़ीद भी आइंदा आने वाले दिनों में इस पर गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्दर टाइम नहीं मिला आज डिस्कस करने का। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।